is from the point of view, if you become an advocate on record, what will happen? What will happen? How you will come under contempt, and what are your duties? What are your functions? See, me as an AOR, you cannot merely name lend. अब जिसको मालूम है, आप सब सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करते हो, तो विदाउट एन AOR you cannot practice. So an AOR cannot just lend in name. He has to participate in the proceedings before the court. He cannot absent himself from the right on this. He cannot absent from here hearing. जब भी hearing हो रही है, he should be personally present, क्योंकि advocate on record का ही नाम आता है जो cause list होती है. Then you have to submit the pursuits also, who, whether you were present and who was present with you. And the wakalatnama should be signed by you, and no other advocate can sign. Now there is one exception to this. Agar suppose you are an advocate on record in Delhi, and the wakalatnama comes from Indore or Bombay. So what does happen? In that case, the client is not before you. So how you will identify the signature? तो ऐसे समय में जो लोकल लॉयर होता है वो सिग्नेचर करेगा, आइडेंटिफाइंग ऑन द वकालतनामा, आई आइडेंटिफाई एंड आई नो द क्लाइंट्स. अदरवाइज हो सकता है कि क्लाइंट के पास लॉयर भी नहीं है, तो ही कैन गो टू नोटरी एंड गेट द वकालतनामा नोटराइज. दैट इज द वन थिंग. तो दिस आर द सिंपल थिंग्स ऑफ द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो इसमें एडवोकेट्स एक्ट में आएगा. दिस आर सिंपलेस्ट थिंग कि मियर नेम लेंडिंग नहीं है, आप एब्सेंट नहीं रह सकते. यू कैन एब्सेंट फ्रॉम द हियरिंग ऑफ द court proceedings, and you should be having knowledge whether your client has signed the wakalatnama, whether you were present there or not. This is one thing. Now coming to the Advocates Act, there is advocate on record के बारे में मैंने बताया. Now the another is of duties of the senior advocate. See, there are many senior advocates which also is covered under the Advocates Act. जो सीनियर एडवोकेट होता है, ही कैन नॉट साइन दी वकालतनामा, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. तो जो सीनियर एडवोकेट है, वैसे भी वो, इवन दो इट इज इन बिफोर हाई कोर्ट, द सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दे कैन नॉट साइन दी वकालतनामा. दोज हु डज नॉट नो सीनियर एडवोकेट, मैं बता देती हूँ कि उनका जो गाउन होता है वो रेगुलर गाउन से हाई कोर्ट में अलग होता है, एंड उसके पीछे स्क्वायर में होता है. तो वो लोग डेजिग्नेट होते हैं, इधर हाई कोर्ट करते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट करते हैं. उनको डेजिग्नेट बिकॉज ऑफ द स्पेशल नॉलेज और बिकॉज ऑफ द सीनियरिटी उनको हाई कोर्ट डेजिग्नेट करता है या सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट कि वो सीनियर लॉयर है. अब सीनियर लॉयर कैन नॉट फाइल द वकालतनामा, एंड हिज ड्यूटी टू अपीयर इन अ मैटर along with junior. Always remember, he cannot sign the pleadings, but he will be appearing with the all the with the juniors always. Now अभी ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट्स में एक और चीज आती है कि कई बार हम लोग वी आर अपेयरिंग बिफोर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, देयर आर नो क्लाइंट्स अवेलेबल. मे बी इन सिविल कोर्ट्स आल्सो समटाइम क्लाइंट्स आर नॉट अवेलेबल, एंड आपको कंसेशन करना है. कंसेशन का मतलब होता है ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स. आप कुछ कोर्ट में बोलते हैं कि हमने इतने पैसे भरने हैं, या फिर आप कुछ अंडरटेकिंग देते हो कोर्ट में, or you are signing some compromise, or you are receiving money on behalf of the clients, or you are depositing money on behalf of the clients. So it is your duty that it is done in a proper way. अगर आपका वकालतनामा नहीं है, आपको अथॉरिटी नहीं है, तो आप नहीं कर सकते. Always remember this one thing. Now we will go to the constitution part. Constitution में एडवोकेट्स के बारे में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 19(1)(g है जो हमें बोलता है कि प्रोफेशन चुनने का अधिकार है. दैट इज वन आर्टिकल यू शुड ऑलवेज नो. देन आर्टिकल 215 एंड आर्टिकल 217. आर्टिकल 215, जो आर्टिकल 215 वो बोलता है कि आपको जो पनिशमेंट है, जस्ट अ मिनट, हाई कोर्ट जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का होता है, तो हाई कोर्ट का जो भी अगर उसका कुछ भी कंटेम हुआ तो वो कहाँ पनिश करेंगे? तो आर्टिकल 215 में. तो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी कंटेम होता है, कंटेम में हमेशा लोअर कोर्ट्स का भी कोर्ट है. ओनली 2 कोर्ट्स हैव द राइट टू पनिश फॉर कंटेम. वन इज हाई कोर्ट, अनदर इज सुप्रीम कोर्ट. जो हाई कोर्ट होते हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो भी उनके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं उनको पनिश करते हैं, एंड जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो हाई कोर्ट्स के कंटेम के लिए भी पनिश कर सकते हैं और खुद के कंटेम के लिए भी पनिशमेंट दे सकते हैं. तो सेक्शन 215, आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to those who are appearing for the advocate on record exams. Then article 226 for high court.
सी हाई कोर्ट बहुत सारी रिट्स इशू करता है आर्टिकल 226 में, और वो लीगल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो 226 में उनको वाइड पावर्स है कि वो कुछ भी ऑर्डर्स पास कर सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो हमेशा ध्यान रखिए आर्टिकल 226 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट विल आई विल गो टू दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आपको आर्टिकल 229 भी आपको पढ़ना है, प्लस आर्टिकल 129 एंड 142। 129 में आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करेगा, और 142 एज इट ऑलवेज आई हैव सेड कि 142 में सुप्रीम कोर्ट को बहुत पावर्स है कि फॉर टू कंप्लीट जस्टिस। ऑलवेज रिमेंबर आर्टिकल 142 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देयर आर मेनी टाइम्स 2 to 3 क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम आर्टिकल 142। तो आर्टिकल 142 आपका थॉरो होना चाहिए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपको जो ये सेक्शन आर्टिकल 129 है वो सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करता है। तो रिसेंटली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ एक बहुत बड़े वकील का, उसके लिए भी आपको काम आएगा। तो दैट थिंग ऑल्सो यू शुड नो कि आर्टिकल 129 इट इज हाईली लाइकली कि बिकॉज ये केस ऑल ओवर इंडिया मतलब बड़ा स्प्लैश हुआ, तो वो इट इज पॉसिबिलिटी कि इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है आने वाले समय में। नाउ कमिंग बैक टू द एडवोकेट्स एक्ट, सेक्शन 24A से आपको 33, 32, 8 तक सबको सब सेक्शंस आपको मतलब आई वुड से नॉट मग अप बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो सेक्शंस होते हैं वो कहाँ से होंगे। सेक्शन 24 जैसे बोलता है कि वो कंसेशन कर सके पर्जिंग हिमसेल्फ फ्रॉम दी एनी पर्जिंग हिमसेल्फ फ्रॉम दी कंटेंट ऑफ द पनिशमेंट। नाउ दिस विल हैपन। देन बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो होती है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ऑफिसर्स होते हैं वो कौन होते हैं? तो मेन ऑफिसर्स आई विल नेम ओनली 2 ऑफिसर्स। जो इलेक्शन से होते हैं वो अलग होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, दे आर एक्स ऑफिशियो ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑलवेज रिमेंबर दिस 2 important persons. Then the functions of the bar council. What are the functions of the bar council? This is the regular question always asked in the exams. तो जो वो एनरोलमेंट होते हैं, देयर आर 2 बार काउंसिल्स। वन इज एज द सेंट्रल, जहां पर दिल्ली में जो पूरे देश के जो स्टेट काउंसिल बार काउंसिल है उनको वो कंट्रोल करती है और उन पे सुपरविजन करती है। तो स्टेट बार काउंसिल होती है वो ये करती है कि वो एनरोलमेंट लेती है। जैसे महाराष्ट्र में गोवा और महाराष्ट्र का एक ही है, दिल्ली में दिल्ली का है। तो एवरी स्टेट हैज ओन बार काउंसिल, लेकिन उसको स्टेट बार काउंसिल कहते हैं। वो मोस्टली एनरोलमेंट लेती है, सेमिनार्स कंडक्ट करती है, कॉन्फ्रेंसेस लेती है। दिस इज वन थिंग। अभी कोविड के सिचुएशन में आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली, इंश्योरेंस, लैपटॉप से लेके बहुत सारी स्कीम्स निकाली। तो दैट इज फॉर द मतलब टू अपने जो फ्रेटर्निटी है उसको हेल्प करने के लिए बहुत सारे वो लोग फंक्शंस कर सकते हैं, बार काउंसिल को जो पावर है। और ऑल्सो वो लोग जो अभी जैसे बहुत सारी लॉ यूनिवर्सिटीज है उनको वो विजिट करते हैं, उनका इंस्पेक्शन करते हैं। तो दीज आर ऑल्सो अंडर द पावर्स ऑफ द एंड फंक्शंस ऑफ द बार काउंसिल। अभी नाउ हैपन्स कि हो सकता है कि कभी कभी यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पर स्टेट जो है बार काउंसिल में जो लॉयर वहां पर एनरोल है उसके हाथ से कुछ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया, तो हु विल कंडक्ट? तो जो इसकी ये होती है वो ये लोग कंडक्ट करते हैं। जो बार काउंसिल होती है स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट बार काउंसिल होती है, वो उनकी इंक्वायरी करती है, उसको डिसिप्लिनरी कमेटी कहते हैं। या डिसिप्लिन कमेटी एक छोटी कमेटी बनाती है जो किसी एडवोकेट की कंप्लेंट आएगी, हो सकता है एडवोकेट ने आपस में की हो सकता है किसी लिटिगेंट ने की हो, तो इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द स्टेट बार काउंसिल। अगर स्टेट बार काउंसिल ने कोई वहां ऑर्डर पास किया, ये जो पूरा उनका छानबीन के बाद, and the advocate or the litigant who is not happy with the order passed by the state bar council, then they can approach the bar council of India at Delhi. After bar council of Delhi का जो अपील है वो भी खत्म हो जाएगा, then direct appeal lies to the under section 38 to the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट में ये डायरेक्ट अपील है। ऑलवेज रिमेंबर इट विल नॉट गो एज SLP. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो SLP नहीं बनेगी। अगर स्टेट बार काउंसिल से कोई कंप्लेंट एग्जीक्यूट होकर गई है, एडजुडिकेट होकर गई है, वो ऊपर जाएगी तो वो जाएगी यहाँ पर अपना दिल्ली के बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, और वहां पर भी आप हैप्पी नहीं है उस जजमेंट से, इफ यू वांट टू एडजुकेट फर्दर अपील करनी है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगी। नाउ
सुप्रीम कोर्ट हैज अ राइट टू डिसाइड। वैसे बार काउंसिल में ऑटोनोमस बॉडी है, बट जो ये जो जजमेंट्स ऑर्डर्स होते हैं वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो सेक्शन 38 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोज हु आर अपेयरिंग फॉर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम। दिस इज वन मोर थिंग। नाउ कमिंग बैक टू सेक्शन 24 एडवोकेट्स एक्ट, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एडवोकेट्स बोला है। अब डिस्क्वालिफिकेशन होता है कि मोरल टर्पिट्यूड हो गया, कन्विक्शन हो गया। कन्विक्शन मोस्टली इसमें होता है कि अनटचेबिलिटी ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में होता है। देन मोरल टर्पिट्यूड इन अदर केसेस, हो सकता है कि वो एडवोकेट है, उनसे कोई कुछ गुनाह हो गया है, ही कमिटेड सम क्राइम प्रोबेबली, एंड देन ही इज पनिश, तो उनका जो सनद होता है, जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस होता है, इट इज टेकन अवे फ्रॉम हिम। सो उसका भी एक ये है कि लिमिट, मतलब 2 साल के बाद उसको वापस एनरोलमेंट पे ले लेते हैं, बट ही विल बी रिमूव फ्रॉम द एनरोलमेंट लिस्ट ऑफ द एडवोकेट्स। ही कैन नॉट प्रैक्टिस फॉर दैट पीरियड ऑफ 2 years। दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग। तो और पनिशमेंट क्या होती है, तो वो सेक्शन 35 में है। वो है, उसको या तो हो सकता है कि उसको रेप्रीमेंड कर दे। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a minute, just a minute. Yes, ma'am. Yes, just a minute. मुझे लगा यहाँ से कुछ कंप्यूटर का ही होगा। तो सेक्शन 35 है, वो पनिशमेंट ऑफ द एडवोकेट्स होता है। तो उसमें पनिशमेंट आपको क्या होती है, हो सकता है उसको रेप्रीमेंड कर दे, या फिर उसको ये कर दे, या वार्निंग दे दे कुछ समय के लिए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सम टाइम इट इज पॉसिबल कि आपको कुछ समय के लिए प्रैक्टिस से डिबार कर दे। सी द वर्ड यूज इज डिबार। यू मे बी डिबार फॉर प्रैक्टिस फॉर 6 months 3 months। तो मोस्टली अगर छोटा ऑफेंस है, छोटी सी कंप्लेंट है, केसेस अटेंड नहीं किए क्लाइंट के, दिस हैपेंस, देन इट इज पॉसिबल कि वो लोग रेप्रीमेंड या वार्निंग देके छोड़ देते हैं। नॉर्मली स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ली जाती है अनलेस देयर इज ए फ्रॉड और समथिंग वेरी मोरल टर्पिट्यूड का केस है। दिस इज वन मोर थिंग। then section 37-38 comes into picture thereafter. Now another very important aspect of the portion is contempt of the court act. ये जो contempt of the court act होता है वो बहुत छोटा है। आई एम शोइंग द बैरेक्ट हियर, हार्डली 9-10 पेज है, आपको पढ़ने हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एज सेड इन द बिगनिंग कि जो कंटेम्प्ट 2 कोर्ट ही कोई पावर है पनिशमेंट करने का। दैट इज वन इज द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट, अनदर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है स्टेट में, तो वो उसको रेफर करेगा हाई कोर्ट को। उसको पावर पनिशमेंट का सिर्फ हाई कोर्ट को है। अगर हाई कोर्ट के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो मैटर सीधे पनिशमेंट के लिए। बट इन द केस के भी सुप्रीम कोर्ट का ही कंटेम्प्ट किसी ने कर लिया, तो एज सेड आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट पनिश करेगा। Now contempt can be of 2 types, that is one is of the civil and another is of the criminal. अब सिविल में क्या कंटेम्प्ट हो सकता है? सिविल में ब्रीच ऑफ ऑर्डर हो सकता है, कोई जजमेंट हो सकती है, कोई डिक्री हो सकती है, कोई रीट इशू की है पॉसिबली, तो वो होगा कंटेम्प्ट में। और क्रिमिनल में ऐसा होता है कि आप कोई जुडिशियल काम कर रहा है जजेस एंड यू आर इंटरफेयरिंग विद दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। वो जुडिशियल इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जाएगा। इट मे बी बाय वर्ड्स, बाय लिबरस एलिगेशन। एक जस्टिस कन्नन का मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट है कि उन्होंने उस समय ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगा लिए थे सिटिंग जजेस के अगेंस्ट। तो लिबरस एलिगेशन आपने किसी भी जजेस के अगेंस्ट लगाए, इट मे बी करप्शन। मैंने बीच में बिहार का पटना हाईकोर्ट का भी एक जजमेंट आया था, उसमें भी एक जजमेंट है। अगर आपने सिटिंग जजेस के अगेंस्ट एलिगेशन किए हैं तो सी ऑलवेज रिमेंबर, आई विल कम टू वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अबाउट दिस। आपने सिटिंग जजेस अगेंस्ट अगर एलिगेशन की है तो वो हमेशा कंटेम्प्ट भी होगा और वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा। यू कैन बी पनिश फॉर दैट। आई हैव ऑलवेज, मतलब अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पढ़ेंगे तो आपको कहा जाता है कि आप फेयर क्रिटिसिज्म इज अलाउड। आप ये नहीं है इसका मतलब कि आप जजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करते। यू कैन, द लाइन गोज, यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट नॉट द जज, और सिटिंग जज को बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट बट नॉट द सिटिंग जज or any judge for that matter, because he is doing his public duty. तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको क्रिटिसाइज करना है तो आप जजमेंट को क्रिटिसाइज कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, बट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द जज।
दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देयर इज हरीश साल्वे सर का एक लेक्चर भी इस पर हुआ था कोविड के समय में कि कंटेम्प्ट की बहुत केसेस आते हैं. तो कंटेम्प्ट के केसेस ऐसे होते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से बोला था कि आप जजेस के अगेंस्ट कुछ भी ऐसे रिमार्क्स नहीं पास कर सकते हैं, बिकॉज दे आर सिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक ड्यूटी. जो कोर्ट्स है उसको टेम्पल ऑफ द जस्टिस बुलाता है. तो आप बिल्कुल ऐसे कुछ भी लिबरलिस्ट एलिगेशन नहीं लगा सकते. ऑलवेज रिमेम्बर दैट. दिस इज वन मोर थिंग. देन अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, तो बहुत ऐसे बात चल रही मीडिया ट्रायल. एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन द मीडिया ट्रायल इन दिस एग्जाम ऑल्सो. नाउ अबाउट द मीडिया ट्रायल आई वुड से कि क्या मीडिया ट्रायल अलाउड है? तो ट्रायल तो सिर्फ कोर्ट कर सकता है. मीडिया कैन नॉट डू द ट्रायल. ऑलवेज रिमेम्बर दैट. मीडिया कैन नॉट डू द ट्रायल. बट कैन द मीडिया पब्लिश द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्ट का प्रोसीडिंग के बारे में? यस इट कैन. जो फेयर एंड एक्यूरेट है, FIR में लिखा है या चार्जशीट में लिखा है, that can be published and that can be बोलते represented by any reporter, any editor. They can discuss it, what will happen, but they cannot run the trial. This is one thing you should always remember कि fair and accurate information आप दे सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लॉयर्स भी हमारे हाथ से कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि जैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन है. अगर कोई क्लाइंट आया अपने पास और उसने हमें बोला कि उसने फला फला गुनाह किया है, and if you are accepting the brief then fine, आप उसका information divulge नहीं करेंगे. but if you are not accepting the brief तो आप फिर भी उसका information divulge नहीं कर सकते. देखिए लॉयर और जो क्लाइंट के बीच का जो कम्युनिकेशन है, इट इज अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन. इवन हस्बैंड वाइफ के बीच का जो कम्युनिकेशन है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन. ऑलवेज रिमेम्बर दिस. तो कुछ चीजें आप किसी को भी नहीं बता सकते. अगर क्लाइंट ने आपको बताया भी है कि उसके हाथ से गुनाह हो गया. बट हियर वन इंटरेस्टिंग थिंग आई वुड लाइक टू से, पॉसिबली कोई क्लाइंट आया और वो बोला कि मैं ये क्राइम करने वाला हूं, देन इट इज योर बाउंड एंड ड्यूटी टू इन्फॉर्म द पुलिस की और अथॉरिटीज और गवर्नमेंट की वो ऐसा करने वाला है, कोई क्राइम करने वाला है. तो आपका ड्यूटी इन्फॉर्म करना है. वो कर चुका है तो आपको वो एंगेज करने आया है, आप डिफेंड रहे. डिफेंडिंग एन एक्यूज इज योर फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस. जैसे आर्टिकल 91 बोला है. तो आर्टिकल 91 कहाँ आएगा फंक्शन में, इसको ध्यान रखिएगा ऑलवेज कि आर्टिकल 91 वहां आएगा टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर. लेकिन जब वो क्लाइंट आके बोल रहा है कि मैं ऐसे गुनाह करने वाला हूँ, मैं किसी को मारने पीटने वाला हूँ या मैं फ्रॉड करने वाला हूँ, इट इज अ बाउंड एंड ड्यूटी टू इन्फॉर्म द पुलिस अथॉरिटीज. तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बट यू शुड ऑलवेज एबल टू ड्रॉ लाइन बिटवीन दिस. दिस इज वन थिंग. नाउ पनिशमेंट कितना है कंटेम्प्ट के लिए? It is 6 months or fine or with both. This is one important thing you should remember. अच्छा, कंटेम्प्ट कैसे? आज कंटेम्प्ट किया है किसी लॉयर ने या किसी क्लाइंट ने, तो उसका लिमिटेशन क्या है? उसका लिमिटेशन है ओनली 1 year. यू कैन नॉट कंटिन्यू कि मतलब आज किसी ने जज के बारे में कुछ बोला है या किसी वकील के बारे में कुछ बोला है या किसी ऑर्डर को उन्होंने डिसओबे किया है और हम 5 साल के बाद केस कर रहे हैं, तो वो कंटेम्प्ट में नहीं आएगा. ऑलवेज रिमेम्बर, जो कंटेम्प्ट का जो लिमिटेशन है, इट इज 1 year. लिमिटेशन एक्ट ही अप्लाई होता है. नाउ मैं कुछ जजमेंट देयर आर मेनी जजमेंट. वन क्वेश्चन आफ्टर द मीटिंग प्लीज. ओके. So means this is regarding only contempt, ma'am. We'll continue the question session after. I am keeping it. Okay. Yeah. Okay. Fine. तो जो कंटेम्प्ट के जो जजमेंट्स है, these are very some few of the important judgments. एक है कि नेम लेंडिंग पे, जैसे AOR का मैंने बिगनिंग में बताया कि आप नेम लेंडिंग नहीं कर सकते. एज एन AOR you have to be present. This will go to all the lawyers. Once you file the वकालतनामा, it is your bound to whether the client gives you fees or not. You have to appear. फीस का, प्रोफेशनल फीस का अलग केस आप कर सकते हैं रिकवरी के लिए. यू कैन नॉट से कि उन्होंने फीस नहीं दी है तो मैं केस फाइल नहीं करूंगा. नो, नॉट लाइक दिस. मैं कहना चाहती हूँ कि लॉयर का जो प्रोफेशन है, ऐसे टीचर का जो प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन, तो लॉयर का भी प्रोफेशन जेंटलमैन का प्रोफेशन है. ये वो प्रोफेशन है कि जहाँ हम हारते हैं तो फिर ऑब्लाइज सर बोल के बाहर निकलते हैं. तो जो नोबल प्रोफेशन है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉयर का प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है. आपका बाउंड एंड ड्यूटी है कि वंस यू एक्सेप्ट द ब्रीफ यू हैव टू अपीयर, अनलेस आपने क्लाइंट को इन्फॉर्म किया है कि आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, और वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट से, एंड यू हैव टू इन्फॉर्म. अदरवाइज बार काउंसिल में कंप्लेंट्स हो जाती है.
तो नेम लेंडिंग नहीं अलाउड है एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. इफ यू टेक अप एनी केस एंड फाइल वकालतनामा, यू हैव टू अपीयर. एक रामेश्वर प्रसाद गोयल का केस है. दिस इज वेरी फेमस केस नेम लेंडिंग पे. तो जस्टिस चौहान का जजमेंट है, आप इसको बिल्कुल पढ़िएगा फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अनदर वन मोर केस है नारायण पांडे वर्सेस पन्नालाल 2013. Now in this case this lawyer has no authority to, उल्टा है exactly नेम लेंडिंग के विरोध में, कि उनको कोई वकालतनामा नहीं दिया गया क्लाइंट का, उनको कुछ भी नहीं पता था. उन्होंने ऐसे ही जाके केस में वकालतनामा फाइल कर दिया और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज पुर्सीज भी सिग्नेचर कर दी. बाद में वो केस खुला, फ्रॉड पता चला, तो वो कंटेम्प्ट में गिना गया. So you cannot appear without the authority of the clients. Always make sure whenever a wakalatnama is signed, it is signed in front of you. And if it is not signed in front of you, please make sure it is notarized or the signature of that person is identified by another lawyer. Always remember, you cannot file a wakalatnama in between. ऐसा ही कि मतलब क्लाइंट ने भेज दिया और आपने फाइल कर दिया. Be sure कि you know the signature of the client. देयर इज वन मोर केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एनजी दस्ताने वर्सेस श्रीकांत शिवड़े. मैंने जैसे बिगनिंग में कहा कि कंटेम्प्ट है वो सबको लग सकता है. तो इन दिस केस दस्ताने के केस में वन एडवोकेट केप्ट ऑन टेकिंग एडजमेंट्स फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड द विटनेस वाज कमिंग एंड गोइंग, तो ही वाज फेड अप और उनकी कंप्लेंट हो गई. तो टेकिंग एडजमेंट्स विदाउट एनी गुड रीजंस, मतलब गोइंग ऑन टेकिंग एडजमेंट्स इज ऑल्सो मैं बोलूंगी कि मतलब वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिना गया है. और एनजी दस्ताने वर्सेस श्रीकांत शिवड़े का केस उसमें आता है. तो ऑलवेज मेक अ नोट ऑफ दिस केस कि आप एडजमेंट भी नहीं ले सकते unless you have a very good reason for doing. This witness was kept coming and he was not cross examined. This was the case in this case. One more case very important from the exam point of view, हरीश uppal का केस है on strike. कई बार ऐसा होता है कि जो लोकल एसोसिएशन होती है कुछ और रीजन से वो बोलते हैं हम लोग मतलब स्ट्राइक पे चल जाएंगे. तो ऐसे लॉयर यू हैव नो राइट टू स्ट्राइक. जैसे टीचिंग का प्रोफेशन है, ये सब स्ट्राइक में नहीं गिना जाएगा, बिकॉज ये नहीं बोला था कि वो इमरजेंसी में आता है, बट नोबल प्रोफेशन में आता है. तो यू आर शेयरिंग अ नॉलेज, यू आर ट्राइंग टू be an officer of the court. You are an officer of the court. तो आप जो as an officer of the court, you are part of the justice system, judicial system. तो judicial system में उनको स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है. तो हरीश uppal का केस हमेशा ध्यान में रखना. नेक्स्ट केस इज आरडी सक्सेना का केस है. तो आरडी सक्सेना के केस में क्लाइंट ने उनकी फीस नहीं दी थी, तो उन्होंने वो पेपर रख दिए थे आरडी सक्सेना वर्सेस बलराम शर्मा. तो कैन दी you have a lien on the advocate and have a lien on the papers of the clients? No. आपको फाइल रिटर्न करनी ही पड़ेगी whether you are continuing with the that client is continuing with you or not, because the reason behind this कि अगर वो client continue नहीं कर रहा है तो he is engaging another advocate, तो without the file how he will continue with his case. तो आप जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बीच में आ रहे हैं. द आइडिया बिहाइंड इज के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बीच में जो भी आएगा वो कंटेम्प्ट में पकड़ा जाएगा. तो ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप के पास से केस वापस आता है, यू आर बाउंड ऑन ड्यूटी फर्स्ट कि उनका फाइल उनको लौटा दीजिए. आप फाइल डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. एंड प्लीज टेक अ सिग्नेचर ऑफ द क्लाइंट्स कि मैंने आपका फाइल रिटर्न कर दिया, एंड कीप एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सेम फॉर सम 3 to 4 periods, 3 to 4 years. It will help you. And this one thing. Then एक बहुत important judgment है, और मैंने इस जजमेंट से मुझे बहुत हेल्प हुई थी AOR का एग्जामिनेशन लिखने में. जैसे आर.के. आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली. आर.के. आनंद का केस ऐसा था कि उसमें जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट था, ये पहला देश का सबसे बड़ा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बहस हुई थी और उनको प्रैक्टिस से दीबार किया गया था. और उसमें एक ऐसी पनिशमेंट दी गई थी कि वो मतलब बोलते ना कि लीगल एड में काम करेंगे. तो दिस इज